अभी हम आज के मुख्य अतिथि से सुबह तो संपर्क हुआ था और अभी हाँ, वो जुड़ चुके हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी श्री गोविंद सिंह जी हैं। वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से हैं और प्रतापगढ़ जिले में एक गाँव है अरैया, वहाँ से एक ऐसे किसान आते हैं जो कि अपने क्षेत्र में अकेले ही जैविक किसान हैं। और आज हम उनसे ही उनकी बातें सुनने जा रहे हैं, उनकी कहानी सुनने जा रहे हैं और किस तरह से वो जैविक खेती में वापसी उन्होंने की है। उनका संपर्क नंबर दिया था आदरणीय हमारे मार्गदर्शक आदरणीय पवन सर ने और कुछ दिन पहले उनसे वार्तालाप हुई थी, कल पुनः उनसे बात हुई। मैं निवेदन करता हूँ श्री गोविंद सिंह जी से कि अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही हो, तो कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन करके आप इस सदन पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय सभी सदस्यों के माध्यम से। और ये योगाहार कार्यक्रम है 3 वर्ष की तरफ 3 साल कंप्लीट करने जा रहा है और इसमें योग की कक्षा के बाद आहार पर चर्चा है, आहार के विविध आयामों पर चर्चा हो रही है। आज सभी आदरणीय सदस्य आपको सुनेंगे कि किस तरह से आपने जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाया है और किस तरह से आप जैविक उत्पादनों के साथ उसकी मार्केटिंग भी करते हैं। जी, आदरणीय श्री गोविंद सिंह सर, क्या आप तक आवाज़ पहुँच रही है? आवाज आ रही है? जी, बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत सर। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपसे संपर्क हुआ और ये संपर्क नंबर मुझे पतंजलि अ, ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हेलो। से मिला। जी, 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 जी। हाँ, हाँ, आपका बहुत-बहुत स्वागत है बोलो। योगाहार में। और आप हमें ये बताइए कि किस तरह से आप प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ जिला जो कि कभी आंवले की खेती भरपूर खेती के लिए जाना जाता था और उसमें हरित क्रांति का प्रभाव उसमें भी था और आपने किस तरह से जैविक खेती की तरफ कदम बिल्कुल ठीक बढ़ाया? कह रहे हैं। जी, किस तरह से आपने जैविक जी, जी, खेती की मैं बता तरफ रहा हूँ। जी, जी, स्वागत। हाँ, नमस्कार सभी को, सभी का सादर अभिवादन। मेरा नाम गोविंद सिंह है। प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील और अरैला, छोटा सा गांव है अरैला, जिसमें 40-45 घर हैं और मूलतः सभी किसान हैं। तो वहाँ का रहने वाला हूँ। क्योंकि बचपन की सारी पढ़ाई लिखाई हमारी यहीं पर हुई और पिताजी हमारे खेती में ही थे। तो शुरुआत से ही पिताजी के साथ खेती में हाथ बटाता रहता था। तो 1985 मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं 87 में 2 साल हमने खेती किया। मात्र ₹125 से। और अगरबत्ती पूजा सामग्री का हमारा व्यवसाय हमारा बहुत अच्छा चला। तो लेकिन 2012 में हमारा बड़ा बड़ा लड़का भी साथ में था। हमने उसको ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवाया। तो जब वो सर्विस पे लग गया, तो चूंकि पिताजी वृद्ध हो चुके थे, माताजी वृद्ध हो चुकी थी और खेती हो नहीं पा रही थी उनसे, तो हमने बच्चे को कहा कि आप संभालो, अब मैं गांव चलता हूँ माता पिता की सेवा में। तो मैं गांव आ गया 2012 में। ठीक। तो मुंबई में रहते हुए मैं आरएसएस से जुड़ा था। तो आरएसएस की, जो मुंबई कभी गए होंगे या आरएसएस से जुड़े होंगे, उनको जानकारी होगी कि मुंबई के थाना जिले के भाईंदर एक तालुके से पश्चिम में उत्तन एक जगह है, जो क्रिश्चियन बहुल क्षेत्र है। वहाँ पे 168 एकड़ क्षेत्र में आरएसएस का बहुत बड़ा संकुल है, केशव सृष्टि के नाम से। हमारे पूजनीय
आज सरसंघ चालक केशव बलराम हेडगेवार के नाम पे बना है वो, केशव सृष्टि। वहाँ पे कई संस्थान हैं, जैसे औषधियों पे वहाँ पे बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है। तो लगभग 2000 किस्म की वनौषधियों के वहाँ पौधे हैं, और विश्व हिंदू परिषद का काफी बड़ी गौशाला है, और वृद्धाश्रम है, राम भाव माल की प्रबोधनी है, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आवासीय विद्यालय भी है। मैं वहाँ हमेशा जाते रहता था, तो वहाँ पे पूरी तरह जैविक खेती होती थी, और वहीं का दूध बच्चे पाते थे, वहीं जो अनाज पैदा होता था, क्योंकि गाय थी, गौशाला थी, तो गोबर पर्याप्त मात्रा में होता था, तो उसी गोबर से ही खेती होती थी। तो सब्जियां वहाँ पैदा होती थी, तो मैं जाता था, सब्जियां वहां से लाता था। सब्जियां हम वहां से लाते थे, तो बड़ी में एक इच्छा थी कि गांव में चलूंगा तो मैं भी जैविक खेती करूंगा, लेकिन वो व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। तो धीरे धीरे 2016 में हमने एक डेयरी खोली, और हमारे पास 5-6 गाय हो गई। तो गोबर वगैरह पर्याप्त मात्रा में होता था, तो हम गोबर तो हर साल खेत में डालते ही थे। लेकिन 2000 में एक घटना ऐसी हुई कि जिससे मैं एकदम एकाएक जैविक खेती की तरफ मुड़ गया। हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उनका नाम बताना उचित नहीं है। उनका एक नाती 26-27 साल का, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वो गांव आया हुआ था। आप लोगों को आवाज सुनाई पड़ रही है? जी, जी आदरणीय, हम सुन पा रहे हैं। जी। हाँ। तो उनका नाती था 26-27 साल का, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, गांव आया हुआ था। तो गेहूं की फसल थी, उसमें खरपतवार नाशी छिड़कवाने गया था वो। तो आपको ध्यान में होगा, खरपतवार नाशी जो आता है, सल्फोसल्फ्यूरान, वो उसमें 13 ग्राम का एक पाउच होता है, जिसमें दानेदार दवा होती है, और आधा लीटर लिक्विड होता है, जिसको 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना पड़ता है, ताकि खरपतवार सारे जल जाएं। तो उसने क्या किया, दांत से वो 13 ग्राम का पाउच दांत से तोड़ दिया। दांत से तोड़ दिया, शाम तक उसकी तबीयत खराब हो गई। और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको दिल्ली तक लेके गए, एम्स तक, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। और 1 हफ्ते में ही उसके अंदर के सारे आर्गन जितने थे, मैंने किडनी, लीवर, आंत, जितना भी आर्गन था, सारे जो है डैमेज हो गए। वो लड़का बचाया नहीं जा सका। तो हम उनके यहाँ गए थे शोक संवेदना व्यक्त करने, जिससे गांव में चहकारी करते हैं कहते हैं। तो वहां पे ये सारी जानकारी हमें मिली। उसी समय एकदम से दिमाग बिल्कुल उलट गया कि जो इतनी खतरनाक दवा है कि सिर्फ दांत से तोड़ने पर उसकी गैस मुंह में चली जाए तो आदमी नहीं सरवाइव कर पाता, वो हमारी फसलों पर पड़ रहा है, तो उसका असर हमारे शरीर में नहीं आएगा। तो उसी समय हमने निश्चय कर लिया कि हम अब अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड या कुछ भी इस तरह से केमिकल नहीं वापरेंगे। तो गोबर की मात्रा हमारे पास पर्याप्त होती थी, 8-10 ट्राली गोबर साल भर में अपना खुद का हो जाता था। तो हमने 2 एकड़ से शुरुआत की। 2 एकड़ में हमने 8-10 ट्राली जितना गोबर था सारा डाल दिया उसमें, और ढैंचे की बुआई की, खेत की तैयारी किया, धान नहीं लगाया उस बार हमने। फिर गेहूं की बुआई किया हमने, उसमें 2 कुंटल सरसों की खली सॉरी नीम की खली वगैरह डाल के हमने बुआई किया। गेहूं की जमावट बहुत सुंदर थी। लेकिन जब हमने सिंचाई किया तो गेहूं के पौध पीले पड़ने लगे, क्योंकि फ्लैट एजिटेशन था। जबकि पौधों में पानी की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ नमी चाहिए इनकी जड़ों को। ठीक है। और जैविक खेती में बिल्कुल भी पानी ज्यादा नहीं चाहिए, इनको सिर्फ नमी चाहिए, और और मिट्टी जो है पोली चाहिए, ताकि जीवाणु अपना काम करते रहें। तो फिलहाल हम अपने जो अधिकारियों ने, जिन्होंने हमें प्रमोट किया था, उनके पास गया। हमने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, और गेहूं हमारा पीला पड़ रहा है।
तो उन्होंने उस समय एक गोदरेज कंपनी की जैविक खाद आती थी पैकेट में, उसको बताया, उसको लेके आया और उसी दरमियान मुझे कृषि विभाग से 1 यूनिट वर्मी कंपोस्ट का वो मिला था, अनुदान मिला था। तो हमने 1 यूनिट का मिला था, 3 यूनिट बनवा दिया। तो हमारे पास वर्मी कंपोस्ट उस समय तैयार थी। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, पास आपकी आई आवाज़ थी। थोड़ा जी, हाँ, आवाज़ आवाज़ बीच-बीच में जा रही है सर। आप थोड़ा आस-पास हल्का मुड़ जाइएगा तो हाँ, आवाज़ आ रही है? जी, 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 अब आ रही है। हाँ, तो गेहूँ की प्रोडक्शन कास्ट हमें 33 रुपए किलो आई थी और हमने बेचा उसको 21 रुपए किलो बहुत मजबूरी में, लखनऊ ले जाकर के। हाँ, जी, जी। थो थोड़ी देर के लिए आप कैमरा बंद कर लीजिएगा और आप बोलते रहिएगा, हो सकता है इंतज़ार नहीं था छोटे हमारे पास। जी, हाँ, मार्केट की जानकारी हमें नहीं थी, एक बात। दूसरी बात, हमारे पास स्मार्टफ़ोन नहीं था, सादा फ़ोन था, तो लोगों से संपर्क करने में दिक्कत थी। तो 2020 में लड़के से हमने कहा कि हमें एक स्मार्टफ़ोन चाहिए, तो उसने खरीद के दिया। तो उसके बाद फिर लोगों से जुड़ता चला गया और तमाम इस समय तो देश के लगभग सभी किसानों के ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। राजस्थान से लेकर के हरियाणा, एमपी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ये सारे किसान जो है ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो ये है कि 2 साल खेती करने के बाद चूँकि घर से समर्थन नहीं मिल रहा था, उत्पादन जो होता था वो बिकता नहीं था, तो मैं निराश हो गया। इसी दरमियान क्या हो गया कि हमारे एक फ़ौज से रिटायर्ड मित्र जो हमारे यहाँ आए और उन्होंने बड़ा उत्साहवर्धन किया हमारा और हमसे उस समय हमारे पास जो चावल था, बासमती चावल लगाया था, तो उन्होंने कहा आपका ऑर्गेनिक चावल हमें चाहिए। हमने कहा ठीक है, दे देता हूँ। तो हमने 23 किलो, एक छोटी बोरी में 23 किलो चावल था, लेके आया और उनकी मोटरसाइकिल पे बाँध दिया, लेके गए। 20 दिन बाद उन्होंने हमें फ़ोन तो उत्पादन कम होता था। अच्छा, जैविक खेती के बारे में जैसे आज जीवामृत है, घन जीवामृत है, 10 पर्णी अर्क है, ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र है, ये सारी जानकारी बाद में हुई जब हमें स्मार्टफ़ोन मिला। जब तक स्मार्टफ़ोन नहीं था, तब तक ये सारी जानकारियाँ नहीं थी मुझे। तो फिर मैं अपने पारंपरिक तरीके से ही खेती कर रहा था कि खेत को जो है अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन दिया जाए, गोबर की खाद गाय के और ये सब दिया जाए। तो अ, उसी दौरान जो है मैं निराश हो चला था, सोच रहा था छोड़ने के लिए, तो उसी दौरान वो भाई साहब फ़ौज के रिटायर्ड जो थे वो आ गए हमारे पास। वो हमारा चावल लेके गए, 20 दिन बाद हमें उन्होंने फ़ोन किया। बोले गोविंद जी नमस्कार। हमने कहा भैया नमस्कार, क्या हाल चाल है? बोले सब ठीक है। बोले गोविंद जी चमत्कार हो गया। हमने कहा क्या हुआ? अरे कहें पूछो मत, गजब हो गया। अरे हमने कहा यार बताइए तो सही हुआ क्या? तो उन्होंने कहा गोविंद जी हमारा शुगर लेवल 260 270 रहता था खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद 260 270 रहता था। अब जो है जब से आपका चावल मैं खा रहा हूँ मेरा शुगर लेवल 120 130 पे हौसला बढ़ा दिया। मैं टूट रहा था, लेकिन आपने संबल मुझे प्रदान किया है, आपका बहुत बहुत आभार। और उसके बाद फिर हमने जो है पीछे पलट के नहीं देखा। हमने कहा कि हम अब जैविक खेती जीवन भर नहीं छोड़ेंगे, चाहे पैदावार हो या ना हो,
खाने भर का हो जाएगा वो भी पर्याप्त है। कम से कम मैं और मेरा परिवार ये भोजन करके स्वस्थ तो रहेगा। तब से हमारी यात्रा चल रही है और अब तो पोजीशन ये है कि हमारे पास उत्पादन होता है, खत्म हो जाता है। लोगों की इतनी डिमांड रहती है, लोगों का इतना विश्वास है, इतना भरोसा है कि कभी-कभी मैं एकदम अभिभूत हो जाता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि जैविक खेती करने वाले किसानों से एक ही अनुरोध है कि ईमानदारी इसमें बहुत ज़रूरी है, पारदर्शिता बहुत आवश्यक है, निष्ठा, उसके प्रति लगन, उसके प्रति जुनून जिसके पास होगा वही जैविक खेती कर पाएगा, अन्यथा जैविक खेती करना आसान नहीं है। जी, मेरी यही छोटी-सी कहानी है। अ, जी, आप लोगों ने सुना, उसके लिए आपने बहुत-बहुत आभार। ये छोटी-सी कहानी बहुत ही प्रेरक कहानी आपने बताई है और किस तरह से आपने देखा है कि वो वीडीसाइड का जो पाउच है, किसी ने मुँह से तोड़ दिया था उसका सील और जब ये जो ज़हर हवा से इतना असर करता है तो बहुत बार और बार-बार हमको ये देखने में मिलता है कि जो हमारे खेतों में छिड़के जाने वाला जो ज़हर है उसे तो हम सीधे ले रहे हैं किसी न किसी रूप में और बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं। लेकिन जब एक स्थिति आ रही ऐसी कि है नहीं और क्या? एक हुँ, जी, और एक हाँ, अभी आ स्थिति रही। ऐसी आवाज़ नहीं आ रही हुँ, सर? हाँ, जी, आ रही है, जी। आ रही है। हाँ, और एक स्थिति आपने ये देखी है कि हवा से भी अगर ये ज़हर हमारे शरीर में आ जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है और दूसरी स्थिति ऐसी ऐसी है कि हम किसी न किसी रूप में खाद्यान्नों के माध्यम से हमारे पेट में ज़हर जा रहा है। ऐसी दिशा में आपने बहुत तो कोई सुंदर असर कदम नहीं आया। अ, जी, हुँ। तो जी। खरपतवार जल गए, फसल पे कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो फसल की पत्तियों पे वो पेस्टिसाइड पड़ता है, जी, तो आदरणीय। दाना पकता है तो वो ज़हर जाकर के दाने में संचित हो जाता है और जब मनुष्य उसको खाता है, मानव खाता है, तो वही असर करता है जो पौधों पे करता है। उसका काम है जी, संभवतः दिनेश आपकी भैया, आवाज़ का सिर दर्द कर जी। रहा है, दिनेश भैया, उनको ना वीडियो बंद करने की कहिए, ऑडियो चालू रखिए, हो गया जो ये नेट था। होगा उससे। हाँ। जी गोविंद सिंह सर आप करने आप एक बार थोड़ा वीडियो बंद कर लीजिएगा क्योंकि आवाज़ हाँ, साफ नहीं आ रही। हो सकता है वीडियो बंद करके आवाज़ आ जाए आपकी। हाँ, बंद कर दिया हूँ सर। जी, जी, बढ़िया। जी, बोलिए। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बता रहा था कि फसल पे जब छिड़काव करते हैं खरपतवार नाशी वगैरह का तो उनको लगता है कि फसल पे हमारे कोई असर नहीं हुआ, फसल बढ़िया है और खरपतवार जल गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फसल पे जो स्प्रे करते हैं तो फसल की पत्तियों पर भी पड़ेगा, तो उसको फसल की पत्तियां अवशोषित कर लेती हैं, ठीक। और जो नीचे जमीन में पड़ता है उसको जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो वो जब दाना पकता है आदमी के साथ जो पौधों पर करता है उसका काम है फसल की मेटाबॉलिक सिस्टम को नष्ट करना पौधों के, ठीक है। और वही काम वो मानव शरीर में जाकर के करता है। तो जब ज्यादा जहरीला अनाज खा लेगा आदमी तो कहीं उसका सिर दर्द करेगा, कहीं पेट में दर्द होगा या अन्य तरह की परेशानियां होगी। ये शुरू होती है वो समझ नहीं पाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको बताएगा भी नहीं, दवा देता है, आराम हो गया, चले आए घर पे। एक बात। दूसरी बात ये है कि इतने सालों से अनुभव में ये आया है कि जितने पोषक तत्व तो हमें शरीर के लिए चाहिए उतने सारे पोषक तत्व तो आपकी मिट्टी में होने चाहिए, तब उससे जो अनाज, ठीक। लेकिन अब लगातार 50 वर्षों से दोहन करते करते मिट्टी के सारे पोषक तत्व तो लगभग लगभग समाप्त हो चुके हैं, ठीक। तो जब वो अनाज आदमी खाता है तो जिस पोषक तत्वों की कमी होती है ना वो शरीर को जब नहीं मिलता है तो उससे संबंधित तमाम तरह के उपद्रव शुरू होते हैं शरीर में। और
आदमी ये जान नहीं पाता है, ठीक है, चाहे वो विटामिन हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फाइबर हो, चाहे सल्फर हो, जिंक हो, ये तमाम तरह की चीजें उसको आदमी जान नहीं पाता। डॉक्टर जानता है और वो उसकी दवा जो है केमिकल टैबलेट के द्वारा पूरी करता है, लेकिन वो कभी बताता नहीं है कि आप के अंदर ये पोषक तत्वों की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। ठीक, ये समस्या है जी। जी जी, बहुत ही मार्मिक बात आपने कही है कि मिट्टी में पोषकता हो और जी जो फसल है उसमें हम कीटों से बचाने के लिए और व्याधियों से बचाने के लिए जहरों का प्रयोग न करें। तो एक जी। प्रश्न ये आता है कि इन कीटों से बचाने के लिए अपनी फसलों हम्म को और हम्म। बीमारी हाँ, सकते हैं जैविक बीमारी में। उसके लिए जैविक में तमाम उपाय है ना। जैविक में उपाय है, निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, 10 पाणियर्क है, 10 किस्म की पत्तियां, ऐसी पत्तियां जो जानवर नहीं खाते हैं, उनका उनका अर्क लेकर के उसका स्प्रे कर दीजिए कि अलबत्ता तो जैविक खेती में उतने ज्यादा कीटों का प्रकोप होता नहीं है, क्योंकि के पेस्टिसाइड डालते हैं तो पौधों को तकलीफ होती है, ठीक है, तब वो एक अलग तरह का स्राव छोड़ते हैं और स्राव छोड़ करके कीटों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, और कीट जा करके उनकी पत्तियों का रस चूसते हैं या किसी तरह से इस तरह से करते हैं तो उनको आराम मिलता है ना। ये चीज बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अलबत्ता जैविक खेती में ज्यादा कीटों का प्रकोप होता नहीं है, थोड़ा बहुत होता है तो 10-5% नुकसान हम बर्दाश्त भी करते हैं कभी कभी, और कभी कभी जो है जब ज्यादा जी, शायद कुछ नेटवर्क भी कुछ लचीला है और जी जी, जी। और आप आपसे हम और बातें सुनेंगे अभी और हमारे सदन में सभी उपस्थित आदरणीय सदस्य आपको सुन रहे हैं। और सबसे पहले मैं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जी हरिद्वार पहुँचूँगा। वहाँ से आदरणीय पवन सर आपको सुन रहे हैं। उनसे निवेदन है कि आज गोविंद सिंह सर उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से हैं। आपने ही आपका नंबर दिया है और आप कृपया इस संवाद में सम्मिलित होइएगा, आदरणीय पवन सर। जी, नमस्कार। बहुत सुंदर कि हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत है गोविंद सिंह जी का। हालांकि नेटवर्क की कमी की वजह से हम कई बार कुछ उनके बातें नहीं सुन पाए हैं, लेकिन उनके अनुभव जितना भी हमने सुना उसको देख के हमें प्रतीत हो रहा है कि वो उनका काफी जमीन पर रह करके उन्होंने जो अनुभव उनको प्राप्त हुआ है उसको निश्चित रूप से वो हमारे सदन के लिए भी आज भी और आने वाले समय पर हमारे सबके लिए लाभकारी होगा उनके द्वारा अनुभव, और हमारे सदन के भी साथी उन अनुभवों का उपयोग करते हैं। जो मैं विशेष रूप से मार्केटिंग की बात करूँगा तो किस प्रकार से वो सीधे उपभोक्ता के साथ समन्वय करके थोड़ा-सा लाभ उनको थोड़ा-सा एक आश्चर्यजनक जो अनुभव उन्होंने बताया था। तो ऐसे चीज़ों को समझते हुए इस आपके विकासखंड के, आपके गाँव के जो अन्य किसान हैं, क्या वह उनकी जो अभी तक की कहानी है, क्या उससे कुछ वो सीख पा रहे हैं? क्या उससे वह भी अपने लिए स्वयं खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती नहीं, करने के लिए उत्सुक हुए हैं? और क्या उनको लगता है कि क्या बाधाएँ हैं हमारे इस काम में? इस काम को करने पर क्या बाधाएँ आती हैं? और कैसे इस बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं, जिसका लाभ बहुत सारे किसानों को भी और साथ ही किसानों के साथ-साथ उपभोक्ता हैं, जो भोजन खाएँगे, जो भोजन का उपयोग करेंगे और जैविक प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, ऐसे के प्रति हमें क्या करना चाहिए? इस पर भी उनके अगर कुछ विचार आ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।
और तो यही मेरा देखिए, एक प्रश्न भी है आपके उसमें। जी। जैविक खेती का प्राण तत्व है गाय और गौमूत्र। बिना गाय और गौमूत्र के जैविक खेती की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि मिट्टी का प्राण ही गाय का गोबर है। बिना गाय के गोबर के मिट्टी में प्राण नहीं आ सकते हैं। तमाम तरह के और वैकल्पिक उपाय हैं, लेकिन प्रमुख स्रोत उसका गाय का गोबर और गौमूत्र है। ठीक। अच्छा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। गाय जहाँ रहती हैं उसको स्थान को पक्का कर लीजिए, पीछे से थोड़ा नाली निकाल दीजिए पतली सी, बगल में एक चैम्बर बना लीजिए पक्का सा जिसमें गौमूत्र इकट्ठा हो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, क्योंकि गौमूत्र तो चाहिए। और गाय कब पेशाब करेगी, हमेशा आप बैठे नहीं रह सकते हैं, गौमूत्र इकट्ठा नहीं कर सकते हैं इस तरह से। तो ये चीजें सबसे मुख्य बात ये है। तो हमारे पास जब ये डेयरी थी, 5-6 गाय थी, तो हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जब बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मेरे पास काफी मात्रा में गौमूत्र आने लगा। ठीक है। तो ये किसानों की समस्या ये है। एक बात, दूसरी बात ये है कि भाई जैविक खेती में परिश्रम होता है, परिश्रम बहुत ज्यादा होता है रासायनिक की अपेक्षा। तो इसलिए भी किसान हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हालांकि जैविक खेती के बारे में वो जानते भी हैं और उनको ये पता भी है कि ये स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है, लेकिन फिर भी परिश्रम ज्यादा होने की वजह से ये हिम्मत नहीं जुटा पाते ज्यादातर किसान। अब ये हुआ कि हमारे गांव में मेरा देखी देखा, क्योंकि मैं 6 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ, तो मैं हर साल अपने खेत में हरी खाद लगाता हूँ, सारे खेत में। ठीक है। तो अभी उसकी देखी देखा लोग हरी खाद लगाने लगे हैं गांव में। तो समझिए कि रासायनिक फर्टिलाइजर की मात्रा हमारे गांव में लगभग 50% से ज्यादा कम हो गई है। धान की फसल में लोगों ने डीएपी यूज करना बंद कर दिया है, जो हरी खाद लगाते हैं ढैंचा वगैरह की, तो उसमें डीएपी देने की आवश्यकता ही नहीं होती है। और यूरिया भी 25% ही लगता है, नाइट्रोजन की मात्रा उनके लिए, रासायनिक किसानों के लिए। तो ये फर्क आया है। लेकिन हमारे गांव में मैं 6 साल से अकेले ही संघर्ष कर रहा हूँ। और हमारे ब्लॉक में भी या हमारे जिले में भी 2-4 किसान गिनती के ऐसे होंगे जो वास्तव में जैविक खेती कर रहे होंगे। समस्या है पारदर्शिता की जैविक खेती में, विश्वास की और निष्ठा की, जुनून की, ये कमी है। और जब तक ये पूरी तरह से मानसिक रूप से आदमी नहीं तैयार होगा। मुझे लगता है नेटवर्क कुछ चर्चा को जारी रखते हैं दिनेश जी, हो सकता है वो आ जाए फिर से। और हाँ, जी। जी, जी, कुछ जी हैंड सही भी है। रेज्ड है, तो उस पर भी हम। हाँ, ये नेटवर्क आ जा रहा है मेरे साथ, ऐसा लग रहा है कि हाँ, फ्लक्चुएट हो रहा है। जी, जी आदरणीय। तो अब जब तक आदरणीय गोविंद सिंह जी पहुँचते हैं वापस, तो तब तक हम जो हैंड रेज़ हैं, उन्हीं से ही प्रश्न ले लेते हैं बाय द वे, या फिर श्री सुमित वर्मा जी ने हैंड रेज़ किया है। सर तब तक आप प्रश्न कर लीजिएगा, और हो सकता है कि वो जी जी हाँ, धन्यवाद दिनेश भैया। मेरा उनसे प्रश्न वही था, कुछ प्रश्न तो पवन सर ने पूछ लिया और उसमें उत्तर मिल गया। जैसे उन्होंने खुद बताया कि जैविक खेती में परिश्रम बहुत है, तो उन्होंने उन परिश्रम को, लेबर वर्क को कम करने के लिए क्या क्या ऑटोमेशन में लाया है, वही जानना था। और उनकी कितनी एकड़ की खेती है, वो कैसे संभाल पाते हैं।
जी, जी, धन्यवाद। श्री गोविंद सिंह जी का माइक कह रहा है कि वो उपस्थित हैं। अगर उन तक आवाज़ आ रही है सर, आप तक अगर आवाज़ आ रही है, तो श्री सुमित वर्मा जी में जो बहुत सारा परिश्रम लगता है, उसको कम करने के लिए आपने क्या किया है? जी, जी, उनका वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है और जैसे ही आवाज़ अभी आपका पहुँचेगी। माइक ऑफ है गोविंद जी, आपने अभी शायद नेटवर्क में हैं आप। हाँ, उन्होंने ऑफ किया है। माइक ऑफ किया जानबूझ करके ताकि आप लोगों की बातचीत सुन सकूं। जी, जी, ओके। जी। श्री सुमित वर्मा जी अभी आपसे बात कर रहे थे। वो एक ऐसे युवा हैं जो अपना नौकरी पेशा होते हुए वो खेती की तरफ वापस लौट रहे हैं और उन्होंने जब आपसे सुना कि जैविक खेती में परिश्रम बहुत है। दिनेश जी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो लगता है मेरा भी नेटवर्क अच्छा नहीं है। मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब से के पास पहुँचता हूँ या रंजना बहन के पास पहुँचता हूँ। नहीं दिनेश भैया आपकी आवाज आपका आपकी आवाज आ रही है। उनको वहाँ हमें हमारी आवाज नहीं जा रही है। नहीं जी, नहीं जी। आ रही है आपकी आवाज, अभी आ रही है। हाँ, अच्छा, आप एक जगह रुक जाइए गोविंद जी, जहाँ पे नेटवर्क हो। जी जी, जी, जी। सर अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही हो तो हमारी सदस्यों का प्रश्न है कि ज़्यादा परिश्रम जैविक खेती में है, उसको कम करने के लिए या सरल बनाने के लिए आप क्या करते हैं? आपने क्या किया है? जी, ये प्रश्न है। देखिए, मैं पारंपरिक रूप से पारंपरिक खेती करता हूँ और हम अपने उपयोग भर की सारी चीजें पैदा करते हैं। ठीक है, धान गेहूं तो मुख्य फसल है ही है। सरसों हुआ, मसूर हुआ, अरहर हुआ, आलू है, चना है, मटर है, लहसुन है, धनिया है, प्याज है, ये सारी उड़द है, मूंग है, ये सारी फसलें मैं लगाता हूँ। मेरे पास लगभग 7 एकड़ जमीन है। टोटल हमने प्राकृतिक कर दिया है। किसी में कोई भी रासायनिक फर्टिलाइजर या इस तरह का कोई भी उपयोग नहीं करता मैं। तो कब कहीं कहीं जो खेत दूर हैं, क्योंकि एक जगह सारी लैंड एक जगह नहीं है, 5-6 जगहों पर है। तो जो दूर हैं उनको उनको उनसे साल में मैं एक ही फसल लेता हूँ। अब जैसे जो दूर है खेत, उसमें किसी में सरसों है, किसी में मसूर है, ये पीली सरसों मसूर की खेती कर लेता हूँ। सिंचाई का साधन वहाँ नहीं है और ये फसलें ऐसी हैं पीली सरसों और मसूर की जिसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है और बिना सिंचाई के तैयार हो जाती है। बीच में हल्की भी थोड़ी बहुत बरसात हो गई तो इनको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी जो फसलें हैं उनमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो जैसे जहाँ पे जो सुविधाजनक रहता है, तो कहीं पे अरहर हुआ, कहीं पे कुछ हुआ, इस तरह से हम बदल-बदल के जो फसल चक्र पुराना तरीका था जो फसल चक्र अपनाने का, वो फसल चक्र मैं अपनाता हूँ। एक साल कोई दूसरी फसल, दूसरे साल कोई दूसरी फसल, इस तरह से लेता रहता हूँ, रोटेशन चलता है। तो इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफ़ी नियंत्रण में रहती है। ये तरीका मैं अपनाता हूँ। हालाँकि अभी जो जैविक खेती में चाहे सुभाष पालेकर जी हों, चाहे टीसीवीटी हो या अन्य जो तरीके हैं वो बताते हैं बेड पर करने के लिए, बेड पर और खरपतवार नियंत्रण के लिए मल्चिंग का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। ठीक है? लेकिन अभी मैं बेड पर बुआई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि धान की फसल तो बेड पे हो नहीं सकती, उसके लिए तो पानी चाहिए और गेहूँ की फसल बेड पर हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास उस तरह के साधन उपलब्ध नहीं है, ना उतना यहाँ पे लेबर उपलब्ध है, इसके लिए मैं गेहूँ की खेती भी बेड पर नहीं कर पाता हूँ। ठीक है? तो जी, जी। गेहूँ में हमें उत्पादन हाँ जी सर, पुनः आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है, लेकिन आपने बताया कि आप लेकिन यत्न गेहूँ कर। का अभी जी, आपने ये बताया है कि यानी आप उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं ताकि खेती में परिश्रम कुछ कम लगे, उस दिशा में आगे बढ़ जी, रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी जो कृषि विज्ञानी हैं, आपने हैंड रेज़ किया है। आपसे निवेदन कि आप अपना प्रश्न रखें। सदन को नमन। निश्चित रूप से आदरणीय बहुत सराहनीय कार्य करते हैं और आपने जो चीज़
कही है बड़ी वैज्ञानिक चीज कही आवाज है। नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, आपका हाँ, इको कर रहा है, बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है कुछ। किसी का डबल खुला होगा सर। हाँ हेलो, जी, सदन से निवेदन है कि जी आवाज आवाज कर वापस जा रही है सर आपकी। कोई और रखा होगा माइक। जी संभवतः अन्य अन्य लोगों से निवेदन कि वो अपना माइक ऑफ रखें। गोविंद सर का माइक चालू है। हाँ मेरा माइक गोविंद सर, चालू है। गोविंद मेरा सर माइक आप चालू। थोड़ा, हाँ जी, आप ना थोड़ा माइक बंद कर लीजिएगा और ये डॉक्टर रोशनलाल जी प्रश्न रखते हैं, उसके बाद ऑन कर लीजिएगा जी। जी जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी ने जो बात कही है, मैं समझता हूँ कि अभी तक एक बड़ा गूढ़ बात इनने जो कही है वो मुझे बड़ी मतलब अंदर तक वो की है कि जो रसायन हम छिड़कते हैं, वीडीसाइड छिड़कते हैं, तो पौधे ऐसा स्राव करते हैं कि जिससे इंसेक्ट उसकी ओर आकर्षित होते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी तक इस पे बहुत मतलब काम नहीं हुआ और ये एकदम ऐसा अनुदित विषय है जिस पे कट रही आगे है। काम करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ ये भी कहीं आईसीआर और इसमें काउंसिल पर ये विषय को ले जाएंगे कि ताकि इस पे ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। क्या किस तरह के प्रभाव जब हम जो दूसरे रसायन डालते हैं तो पौधे उसका रिफ्लेक्स क्या करते हैं, क्योंकि इस पे बहुत कम काम हुआ और निश्चित रूप से ये बड़ा अच्छा विषय होगा और हमारी प्राकृतिक खेती को जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए सपोर्ट में बड़ा 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 काम होगा। जी जी आदरणीय। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी आदरणीय गोविंद सिंह सर जी, हमारे डॉक्टर रोशनलाल जी ने बताया है कि जब आपने आपके अनुभव के आधार पर उन्होंने ये बात ग्रहण की है कि जब हम रासायनिक, आवाज कट गई, मैं इनका पूरा प्रश्न सुन नहीं पाया, जरा एक बार हाँ हाँ हाँ, कृपया दोहराएंगे। जी जी जी, इनका प्रश्न तो नहीं था, उन्होंने एक एक बात को आपकी बात से लिया है, ग्रहण किया है एक सूत्र को, कि जब पौधों में केमिकल्स को या जहरों को फेंका जाता है, छिड़का जाता है, तो पौधों का ऐसा रिएक्शन होता है कि वो अपने प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जी कुछ पदार्थ या कुछ जो रस है वो बाहर की तरफ फेंकते हैं, और उस रस पर कीटों का फिर से आक्रमण हो जाता है, और इस तरह से जहर का भी असर नहीं पड़ता है पौधों पर, और पौधों को कीट पतंगे और खा जाते हैं। और ये जब सिलसिला चलता है तो किसान को लगातार और लगातार या पेस्टिसाइड को बढ़ाना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि ये एक अनुसंधान का विषय है कि कैसे इस पे हम आगे कार्य कर सकते हैं। डॉक्टर रोशनलाल सर, क्या मैं ऐसे ही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही। इस पर मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ और इन्होंने जो विषय मतलब इन्होंने ईश्वर की प्रेरणा है, ये बड़ा अच्छा विषय आपने जो निकाल के दिया है। अभी तक मुझे भी ये कहीं से मतलब मैंने देखा सुना नहीं था। आदरणीय हमारे सदन में और लोगों ने कहीं देखा हो तो स्वागत है। हेलो जी, डॉक्टर विनय कुमार सर हैं लखनऊ से, और डॉक्टर विनय कुमार असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं। उन्होंने अपने निजी तौर पर बहुत प्रयास किया है कि किसान जहरों का छिड़काव फसलों पे न डालें, ताकि हमारा स्वास्थ्य और हमारी फसलें सुरक्षित रहें। उनका वो कुछ कहना चाह रहे हैं जी, आपका स्वागत है सर। अरे इस पे काम हुआ है जो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, पता करना इंटोमोलॉजी वाले सब इस पे रिसर्च है उनकी सबकी। जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो फर्टिलाइजर एसिड बनते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से वो लेफ्ट हो गए हैं या उनका नेटवर्क सही नहीं है, लेकिन उनका ये बात रखनी है कि एंटोमोलॉजी के थ्रू हम इस रिसर्च को देख सकते हैं, इस पे जो कार्य हुए हैं उसको पढ़ सकते हैं। वो जुड़ेंगे, तब तक हम अन्य सदस्य से निवेदन करते हैं कि जो आज गोविंद सिंह जी युगाहार में बने हुए हैं मुख्य अतिथि के तौर पे, उनसे अन्य सदस्यों के कोई प्रश्न या कोई मशवरा हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं जी। दिनेश जी, मेरा हेलो
मुख्य अतिथि महोदय से प्रश्न था एक। हेलो, जी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए सर। ये वो जो जो अभी डॉक्टर साहब टेक्निकल, कह मैं अतिथि महोदय से ये पूछना चाहता हूँ, वो जो टेक्निकल डाला था जिससे बच्चे का को नहीं बचाया जा सका, वो टेक्निकल को रिपीट करना, कौन सा था? सॉरी, आवाज पूरा प्रश्न नहीं सुन पाया, फिर से दोहराएंगे प्लीज। वो जो टेक्निकल डाला था ना जिसके कारण बच्चे को नहीं बचा पाए, हाँ 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 हाँ। हाँ, वो कौन सा? वो सल्फोसल्फ्यूरान जो दवा आती है, और उसमें सल्फोसल्फ्यूरान, ओके जी। आयरन लिक्विड होता है, और जी 13 ग्राम का एक पाउच होता है जिसमें दानेदार दवा होती है। जी वो जी जी। दानेदार दवा के पाउच को उसने दांत में छोड़ दिया। शायद थोड़ा बहुत गैस उसके मुंह में चली गई थी, और उसको बचाया नहीं जा सका। 1 हफ्ते के अंदर ही वो एक्सपायर कर गया लड़का। तो उस समय, उसी समय मेरा दिमाग एकदम से बिल्कुल पलट गया कि नहीं, अब ये बहुत हो गया अब तक, अब इसको हमें बंद करना है एकदम से। और एकदम से ही एकाएक हमने बंद कर दिया। हालांकि उसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ा। उत्पादन हमारा एकदम कम हो गया, क्योंकि जैविक खेती के बारे में उस समय बहुत ज़्यादा जानकारी थी नहीं। पारंपरिक तरीके से जो कुछ कुछ हमें जानकारी थी, उसी आधार पर हमने शुरुआत किया। तो शुरुआती दौर में उसका खामियाजा ही मुझे भुगतना पड़ा। घर से, परिवार से, गांव वालों से बहुत कुछ सुनने को मिला, काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ा। लेकिन ये कि मैं लगा रहा, संघर्ष करता रहा, और आज स्थिति नियंत्रण में है। जी, जी। जी, धन्यवाद। आदरणीय हमारे रामकृष्ण रघुवंशी सर ने प्रश्न रखा कि और साथ में उनका उत्तर पाया। डॉक्टर विनय कुमार सर, आप लेफ्ट हो गए थे और बीच में हाँ जुड़ गए हैं। जी, जी। हाँ हाँ। हेलो, अभी जो कह रहे थे, बात हो रही थी जो इंसेक्ट वाली जो प्रॉब्लम, नहीं उसके हम तो बार बार कहते भी हैं, जब जब स्प्रे करते हैं तो बेनिफिशियल इंसेक्ट भी मर जाते हैं, तो फिर कीड़ों का अटैक और ज़्यादा होता है, सीधा सा फंडा है उसका। और जब न्यूट्रिएंट जो है इससे देते हैं केमिकल से, तो उस पर अलग टाइप के अमीनो एसिड्स बनते हैं, जो भी बनता है वो पुल करते हैं इंसेक्ट को। ये पहले इस पर है, रिसर्च ऑलरेडी है, इंसेक्ट एंटोमोलॉजी वाले इस पर काम किए हैं, तो उसमें बहुत रिसर्च पहले से ही पड़ी, लोगों तक भले ही नहीं पहुंचे। उसको किसान को तो सीधा रास्ता चाहिए, कैसे कीड़ा से वो बचे, कैसे फर्टिलाइजर का कैसे मैनेजमेंट करे, कैसे हम बीमारी मैनेजमेंट करें बगैर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के पास। और उसका वो सीधा रास्ता है, आसान सा रास्ता। ये प्रतापगढ़ के हैं गोविंद जी, वो तो पास में हम लोग, जब मैं अभी जिला गया था वहाँ सुल्तानपुर, वहीं पास में किसान वो कर रहे हैं। चाहे तो अपने वहाँ जाके देख सकते हैं जो कि बगैर पेस्टिसाइड के कैसे अपने ऊपर कीटनाशियों का और फफूंदी नाशक का कैसे कम किए हैं। ठीक। आदरणीय, जी। मैं कुछ थोड़ा सा इसमें वो डालना चाहता हूँ। मेरा मेरा विषय वो नहीं था। मेरा ये था कि क्या हम रेसिडुअल पे बहुत काम हुआ है देश में, हर जगह पे हर पेस्टिसाइड का रेसिडुअल इफेक्ट क्या है, उस पे बहुत काम हुआ है। पर ये अलग तरह की बात जो इनने कही है, वो एक अलग विषय है। क्या हम वीडीसाइड डालते हैं, तो वीडीसाइड डालने के कारण क्या वीडीसाइड के उसके रिपल्केशन में हमारी मेन क्रॉप है, वो क्या ऐसे रसायन छोड़ती है। वीड को तो सप्रेस कर देते हैं, पर इन्होंने दूसरी चीज कही है कि क्रॉप ऐसी चीजें छोड़ती है जिससे कि इंसेक्ट अटैक्ट होते हैं। तो वो एक अलग विषय है। ये जो हम फर्टिलाइजर की बात करें, दूसरे बात करें बेनिफिशियल इंसेक्ट, वो अलग चीज है। रेसिडुअल इफेक्ट और बाकी चीजें अलग है। ये अलग तरह की चीज इन्होंने कही है। खैर वो अलग विषय है, मैं क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। जी, जी, क्योंकि ये वार्ता में उत्तर और प्रत्युत्तर उसमें संवाद ज़रूरी है। तो जो भी बातें हैं वो क्षमा याचना जैसे नहीं है, क्योंकि ये अध्ययन की विषय है, वो अध्ययन का विषय। हाँ, ये है कि अध्ययन का विषय अलग है और उस पे कार्य किया जाना चाहिए या जा रहा होगा। इसी क्रम में मैं निवेदन करूँगा, हैंड रेज़ है अ, नितिन अ, ऋषिका जी का। जी, आप अपना प्रश्न करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। मैं प्रश्न नहीं कर रहा, 2-3 दिन पहले मैंने इसका बताया था ना, लाइट का। जी, जी, जी। तो वो अभी लगा के खेत में 2 दिन बनाने में लगे, उसको इधर उधर से सामान लाना, काट कूट करना। तो सदन को दिखा सकता है क्या मुझे? हाँ,
आप मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जल्दी है एक दिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप बिना रसायनों के छिड़काव के हमारी फसल सुरक्षा कैसी हो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद हम अवश्य दिखाएंगे मेरे ठीक ख्याल है। से ऐसा। जी जी आदरणीय नितिन जी, बहुत ही अच्छा कार्य इस दिशा में करने जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और कि कैसे अपने खेतों को विषयों से मुक्त किया जाए, उनसे हम डिटेल से चर्चा सुनेंगे, उनके खेतों के दर्शन भी डिटेल से करेंगे ना। हम उनका नंबर नोट कर लेते हैं और इसी क्रम में डॉक्टर किशोर दुबे सर, आपसे निवेदन है कि आज के हमारे मुख्य अतिथि जी ने जो बातें रखी उस पर कोई कमेंट। धन्यवाद सहवाल जी, आज की चर्चा बहुत अच्छी रही और जो बुनियादी बातें कही गई कि भाई किस तरह से विष मुक्त खेती करनी चाहिए, दो बिंदु पूरी चर्चा से जो मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो जो अनुभव है सबका कि भाई जैविक खेती में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये एक बिंदु निकल रहा, और दूसरा उसके उपज की बिक्री का कुछ लोगों को कठिनाई आ रही है। मैं सदन के सामने इन दोनों विषयों पे यही सबकी राय चाहता हूँ, ये दोनों बिंदुओं को हम कैसे भविष्य में अलग करके और इस दिशा में अगर हम काम करेंगे तो ही बढ़ेगा, क्योंकि यह जो ज्यादा मेहनत वाली बात है उसमें हमने महाराष्ट्र में भी और जगह पे भी देखा है कि अभी प्रचलित जो पीढ़ी है वो तो ये काम करती है, लेकिन हमारे बच्चे लोग नहीं करते। वो बच्चों लोगों को इंस्टेंट की आदत गिर गई है, इंस्टेंट खाने से लेकर तो इंस्टेंट खाद लेना, दवाई लेना, ये जो आदतें उनको लग गई है और इसलिए घर पे फिर दशपर्णी बनाओ, निमास्त्र बनाओ, ब्रह्मास्त्र बनाओ, इसके लिए जो मेहनत लगती है, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो या सामूहिक लेवल पे हो, गांव स्तर पे हो, इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं जब तक नहीं बनती तब तक शायद अगली पीढ़ी हमारी जो है इसमें रुचि नहीं लेंगी। इसके लिए क्या विकल्प हो सकते हैं और कुछ जगह पे अगर ये काम हुआ है तो उसका विस्तारीकरण किस तरह से हुआ है, यह सदन में और हम सब लोगों को पता होना चाहिए। वरना यही बात हो रही है कि कुछ किसान और कुछ इक्के दुक्के मिलके ये तो काम जरूर हो रहा है, लेकिन उसका जो बढ़ावा होना चाहिए, एक्सटेंशन होना चाहिए, उनके गांव में भी नहीं हो रहा, आजू बाजू के किसानों में भी नहीं हो रहा। तो इसमें क्या कठिनाइयां आ रही है और उनको हम कैसा ओवरकम करें, इस बारे में अगर ये जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनका अनुभव है 5-7-10 साल से वो काम कर रहे हैं, तो इस स्पेशल बिंदु पे यदि चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि भाई जैविक खेती बढ़ाने में वो बहुत कामगार बात होंगी। और वैसे ही कि जो बिक्री वाली बात है, तो ये बिक्री वाली चीज उसमें हमने कई प्लेटफॉर्म में महाराष्ट्र में भी हम और जगह पे भी हमने सरकारी अफसरों के साथ में और भी चर्चाएं की है। सबका कहना एक ही है कि छोटे छोटे ब्रांड लेके उत्पाद तो हो रहा है, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेले में हो, राज्य मेले में हो, लेकिन वो ब्रांड के नाम जब तक शहरी ग्राहकों को पता नहीं होते तब तक वो उन चीजों की डिमांड क्रिएट ही नहीं हो जा सकती है। तो इसलिए प्रोड्यूस्ड बाय अलग रहे, चाहे वो क्लस्टर रहे, ग्रुप रहे, एफपीओ रहे, लेकिन मार्केटेड बाय का एक कॉमन ब्रांड जब तक बड़े पैमाने में नहीं होता और वो ब्रांड जब तक शहरी ग्राहकों को पता नहीं होता तब तक उसकी डिमांड नहीं आएगी और उसके माध्यम से जो किसानों की उपज और उनको जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये दो बिंदुओं पे काम होना चाहिए, ऐसा पूरी चर्चा से मेरे मन में आया है और इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, बहुत इम्पोर्टेंट आपने मार्केटिंग की है। शुरुआती दौर में इसमें बड़ी दिक्कतें हैं और नए नए किसान जो है वो इसलिए और भी हतोत्साहित हो जाते हैं कि उनका प्रोडक्ट बिकता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है। अब भोजन करना चाहते हैं, विषमुक्त भोजन करना चाहते हैं और उसके लिए पूरा पर्याप्त धन भी खर्च करना चाहते हैं,
लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो विश्वास की कमी। एक ही चीज है, दिक्कत होती है जब नए नए किसान जुड़ते हैं तो उनको मार्केट का कुछ पता नहीं रहता है, कैसे मार्केटिंग की जाए, कैसे लोगों से संपर्क साधा जाए, कैसे जो है प्रचार किया जाए अपने उत्पाद का। ये जी, हाँ, थोड़ा नेटवर्क मेरे ख्याल से धीमा है, आवाज़ आ रही है, जा रही है। हमें लगता है कि सदन में आदरणीय गोविंद सिंह जी को और उनके कार्य को पुनः हमें सुनना चाहिए और वो भी सदन में बने रहेंगे अभी अन्य सदस्य आपसे प्रश्न भी करना चाहेंगे और भविष्य में अन्य बहुत सारे जो किसान अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं, वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर डॉक्टर किशोर दुबे सर ने जो बात कही है, वो बात यहाँ पे आती है कि हम अलग-अलग जो हमारे अनुभव हैं, उनको सम्मिलित रूप से उनको कोऑर्डिनेट करके प्रोडक्शन के लिए और मार्केटिंग के लिए अलग-अलग स्टैंडर्ड स्थापित किए जाएँ, ताकि हम सरलता के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाएँ। इसी क्रम में श्री शरद वर्मा जी जो कि मध्य प्रदेश इटारसी से हैं, उन्होंने अपनी फसलों को बचाने के लिए जो यांत्रिक विधियों की तैयारी की है और कैसे कि ताकि वो छिड़काव से बचा सकें अपनी फसलों को और साथ ही जैविक खेती में लगने वाला जो परिश्रम है उसको कम कर सकें। अगर श्री शरद वर्मा जी तक आवाज़ पहुँच रही है तो वो आज के मुख्य अतिथि जी से संवाद और अपने कार्य के बारे में बताएँ, आदरणीय वर्मा सर। जी, संभवतः या तो हो सकता है मेरा नेटवर्क भी ज़्यादा लचीला हो गया है या फिर वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही होगी। इसी क्रम में मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुँचना चाहूँगा और ये निवेदन करता हूँ कि आज मुख्य अतिथि जी के साथ संवाद करने की कृपा करें। जी, आदरणीय दिनेश जी धन्यवाद। तो आज सुनकर के आदरणीय गोविंद जी को सुनकर के ऐसा लग रहा है कि जो आपने यथार्थ घटना सुनाई है, क्योंकि किसान की जो समस्या होती है, जो धरातल पे ज़मीन पे काम करता है, उसके पास पारिवारिक और आर्थिक और जो खेती के बारे में जो काम करने की समस्या आती है, वो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रखा। हम किसान भाइयों को जो समस्याएँ आ रही हैं, उस प्राकृतिक जैविक खेती की मार्केट से लेकर खेत बनाने से और भिन्न-भिन्न रोगों का उत्पादन का और अपने परिवार की समस्याएं आती हैं। सबसे पहले परिवार हमारा साथ नहीं देता है, हमारा पड़ोसी किसान जो है साथ नहीं देता है, हमारा समाज साथ नहीं देता है और फिर मार्केट हमारा साथ नहीं देता है, तब किसान जो है पूरी तरह से टूट जाता है, जैसा आदरणीय गोविंद जी ने कहा। मैं आदरणीय गोविंद जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक किसान जब जैविक खेती की ओर मुड़ता है, तो जो परेशानी आती है वो आपने बताया, परंतु ये जैसे डीएपी डाल करके, यूरिया डाल करके और कीटनाशक डाल करके किसान उसमें पैसा भारी खर्च करता है बाजार में, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई उपाय हो सकता है कि जो किसान जैविक खेती करना चाहते हैं, उन किसानों को मार्केट में हम जैविक खाद या जैविक खेती करने के लिए ऐसे कोई उपाय हम उपलब्ध कराएं, ऐसे प्रोडक्ट उपलब्ध कराएं कि उसका उत्पादन कम ना हो और वह जैविक खेती कर सके, उस बीमारियों से अपने परिवार को बचा सके। ऐसा कोई उपाय होने है तो शायद बताने का कष्ट करें। देखिए भैया, ऐसा हमने शुरुआत में ही बताया कि जैविक खेती करने के लिए सबसे पहले तो के किसान हैं उनको पता नहीं है कि मिट्टी की कार्य प्रणाली क्या है, मिट्टी कैसे काम करती है, पौधों को कैसे भोजन मिलता है, ये सारी की बातों के बारे में जानकारी शून्य है। अब तो ये पता नहीं है कि देते हैं, पौधों में देते हैं,
वो पौधों को सीधे नहीं मिलता है, वो जीवाणुओं द्वारा विखंडित करके और उसका रूपांतरण करके तब पौधों की जड़ों को पहुंचाया जाता है। ये जानकारी किसानों को शून्य है। तो ऐसे किसानों के खेत में थोड़ा भी रासायनिक फर्टिलाइजर पड़ गया तो फसल एकदम बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि जीवाणुओं की मात्रा उनके जमीन में मिट्टी में काफी है। ठीक, लेकिन जो किसान न तो देखा है कि अंधाधुंध रासायनिक खादों के प्रयोग से लगातार उनका उत्पादन घट रहा है। अब वो परेशान हैं, हर साल जो है रासायनिक खादों की मात्रा बढ़ा रहे हैं, फिर भी उत्पादन कम हो रहा है। तो जी। अधिक होती है, धान में हाँ। पराली अधिक होती है, किसानों को समस्या होती है, तो उसका एक दूसरा उपाय वो कर सकता है। पराली को खेत के एक कोने में कल्टीवेटर से इकट्ठा कर ले, वहां पे मुझे लगता है नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है आदरणीय गोविंद सर जी। और प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, और पुनः इनका हम इनका इनका आदरणीय जो पड़ा रहेगा गोविंद या जी बेस का डिकम्पोजेंट जो पड़ा रहेगा, वाष्पन जब होगा तो वो पानी ऊपर निकल नहीं पाएगा वाष्प, फिर वापस वो पराली में जाएगा और अगले सीजन के लिए फर्स्ट क्लास बढ़िया सड़ के तैयार खाद उसको प्राप्त हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, थोड़ा इसमें परिश्रम तो भाई देखिए, जब आप निकाल रहे हैं मिट्टी, धरती माँ से आप ले रहे हैं, तो उनकी खुराक तो उनको देना पड़ेगा। खुराक तो दे ही नहीं रहे हैं आप, सिर्फ निकालते चले जा रहे हैं। ये जो कुछ आज किसान पैदा कर रहा है, उसमें उसका कोई योगदान नहीं है, वो अपने पूर्वजों द्वारा इकट्ठी की हुई जमा पूंजी को खा रहा है। लेकिन कब तक आदरणीय बहुत सुंदर आपने जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? महोदय महोदय, हमारे किसान भाई का अभी रबी का सीजन है, गेहूं लगाने का, चना बोने का, सरसों बोने का समय आ गया है। हमारे किसान भाई जैविक पद्धति से क्या तैयारी करें, खेत कैसे बनाएं, इसमें आपका क्या अनुभव है कि हम जैविक खेती से हम कम से कम हमारे परिवार के लिए 1 एकड़ में हम जैविक खेती कर सके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपका क्या अनुभव है, ऐसा बताने का कष्ट करें। जी। आवाज नहीं आ रही है, चलिए। हाँ, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है दिनेश जी। जी, जब सर हम जब जी, आप आ रही है। जब तक आप तक हम पहुंचते हैं, यानी आप हम तक पहुंचते हैं, तब तक थोड़ा बाधा आ रही है इंटरनेट की, और जब हम कह रहे हैं कि यही आवाज नहीं आ रही है, तब तक फिर आवाज आ रही है। तो इंटरनेट थोड़ा आंख मिचौली कर रहा है, वैसे ही आंख मिचौली जैसे कि हमारी रासायनिक खेती ने हमारे साथ की है। लेकिन आदरणीय हमारे मुन्नीलाल जी भाई साहब का प्रश्न था कि आजकल रबी सीजन की तैयारी है, रबी सीजन की तैयारी हम सरलता के साथ, सहजता के साथ कर सकें, तो आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? उनका प्रश्न ये था। नहीं, हम पूरा प्रश्न सुन ही नहीं पाए, तो हम जवाब क्या दें? जी, जी, आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब प्रश्न रखिएगा। मेरी आवाज आ रही है आदरणीय गोविंद जी? अगर आवाज आ रही है तो आप बताएं। आ रही है? हाँ, शायद नहीं आ रही। अभी आ रही है, अभी आ रही है। सवाल नहीं हो सुन पाएंगे वो। चलिए, मेरा निवेदन ये है कि अभी किसान गेहूं, चना, सरसों यानी रबी की सीजन की फसल के लिए खेत बना रहा है, बोने की तैयारी है। तो आपका क्या अनुभव है? आप हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन दें कि किसान को क्या करना चाहिए, 1 एकड़ के हिसाब से बताने का कष्ट करें। हेलो हेलो। जी, जी, जी सर। आई आवाज? बोलिए।
हाँ, अभी हाँ, आवाज आवाज आई आपका। मैं इतना प्रश्न सुन पाया कि अभी किसान हाँ, मुझे लगता है शीघ्र ही जल्द ही आदरणीय गोविंद सर को दोबारा बुलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समय को देखते हुए आज का प्रश्न भी संपन्न नहीं हो पाएगा और नेटवर्क भी साथ नहीं दे रहा है। इंटरनेट की तो समस्या बहुत ज्यादा है। हाँ, हमारी वार्ता ढंग से हो नहीं पा रही जैसे होनी चाहिए। पुनः हम जल्दी ही आपसे निवेदन करेंगे कि आप पुनः अपने पास रखें दूसरे दिन, और क्योंकि प्रश्न बहुत सारे लोगों के बीच आ रहे हैं और इंटरनेट इसमें बाधा बन रहा है। आदरणीय नेटवर्क मिलने लगेगा, जगह का चयन करे, थोड़ा आगे पीछे हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, नेटवर्क मिलने लगेगा। एक ही जगह बैठ करके नेटवर्क छोड़ने लगता है मोबाइल। हाँ, न वो असल में उन्होंने देख लिया प्रयास करके, इधर-उधर देख फ़ोन पे बात हुई। जी, आदरणीय हाँ, मुनीलाल जी मैं भाई साहब के आदरणीय पास। दिनेश जी सेमवाल जी, मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, सदन से आदरणीय पवन कुमार जी से और आपसे और सदन में उपस्थित हम सभी भाई बहनों से, हमारे वैज्ञानिक गण हैं और किसान उपस्थित हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं कि हम जो जैविक खेती कर रहे हैं, जितने भी किसान, चाहे वो 1 एकड़ में कर रहा हो, चाहे 50 एकड़ में कर रहा हो, चाहे 100 एकड़ में, या आधा 1 एकड़ में या बीघा में, जो किसान जैविक खेती कर रहा है और जिस किसान की उपज उत्पादन ठीक हो रहा है, ईमानदारी से जैविक खेती कर रहा है, प्राकृतिक खेती कर रहा है, वो अपना अपना अनुभव जरूर बताए और रबी की सीजन के लिए ही बताया जाए, क्योंकि आने वाले किसान जैविक खेती करना चाहता है। इतना प्रभाव युगाहार कार्यक्रम से जुड़ करके और विभिन्न बीमारियों को सहन करके और ये सारी चीजों से वो मन बना चुका है किसान, परंतु उसको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन ठीक नहीं मिल पाने के कारण वो जैविक खेती नहीं कर पा रहा है, लेकिन मन बना चुका है। और जब मन बना चुका है तो उनको अधिक से अधिक चीजें बताई जाए, किसानों को जोड़ा जाए। और अभी सीजन है, अभी हमारा किसान 1 एकड़ में कम से कम कैसे खेती कर सकता है, क्या उपाय अपनाना चाहिए, सरल तरीका क्या हो सकता है, इस पर लगातार चर्चा की जाए। तो मेरा ऐसा निवेदन है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारे किसानों को अधिक से अधिक जैविक खेती कराई जाए और हमारे इस समाज को स्वस्थ बनाया जाए। अभी मैं जैसा आज गोविंद जी ने बताया एक घटना को लेकर के, जो आदरणीय रघुवंशी जी ने कुछ प्रश्न किया था, मैं सदन को बताना चाहता हूँ, हमारे ही परिवार PORI के आदरणीय हमारा छोटा भाई कन्हैया बिसेन, जो मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा का एरिया देखता है, जो टेक्निकल असिस्टेंट है, उनकी माता गोभी का फूल मार्केट से लाई, जो केमिकल रासायनिक खेती के द्वारा उत्पादित किया गया था, उनको पता नहीं था। वो मार्केट से गोभी का फूल लाई, घर में उनको बनाया और सब्जी बनाने के बाद जब सुबह कन्हैया बिसेन और उनकी माताजी ने खाया तो एक दिन भर उनका पेट दर्द रहा। शाम को रात में वो अस्पताल बालाघाट गए, बालाघाट में उन्होंने दिखाया तो डॉक्टर की समझ में नहीं आई, वो पेट दर्द की दवाई वगैरह जो भी देते रहे उनकी। इसके बाद दूसरे दिन जब उसका और ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो उसको गोंदिया अस्पताल में भेजा गया। गोंदिया अस्पताल में ICU में वो रहा, हमारे कन्हैया बिसेन, और उनको पेट में पॉइजन जहर बताया गया, तो उस जहर की का इलाज किया गया और 8-10 दिन में जब वो अस्पताल से वापस आए और बच पाए। ऐसा प्रभाव जब जो है केमिकल कर रहा है तो वो तो कन्हैया बिसेन तो अस्पताल पहुंच गए तो बच गए, नहीं तो कई लोगों को पता ही नहीं पड़ता है ना कि क्या हो रहा है, और वो है जो उनके किसी के मौतें हो रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे समाज को हम बचाया जा सके, इसके लिए उपाय हमारे किसान भाइयों के लिए कम से कम हर परिवार 1 एकड़ में जैविक खेती करे, उसके लिए हमें फोकस करना है। कैसे करें, क्या करना चाहिए किसान को, और किसान पैसा लगाने के लिए तैयार है, लेकिन उसको जो जैसे 10 पायनी बनाना, नीमस्त बनाना, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, घन जीवामृत, अगर ऐसा कहीं हो जाए कि हम उनको उपलब्ध करा दें, ऐसा कोई उपाय हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा करें। इस संवाद हम निरंतर जारी रखें, यही मेरा निवेदन था। ओम। जी, निश्चित ही ये समय की मांग है, और जबकि हम रबी फसलों की तैयारी कर रहे हैं कि और किस तरह बहुत ज्यादा खतरनाक पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं और उनका बहुत ही खतरनाक परिणाम लोगों के स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। अब हमने लिखा था कोरोजन एक
आवाज नहीं आ रही मुखर्जी जी। से बचाव के लिए ऐसा है तब उसका असर कम हो जाता है, क्योंकि बीच में बरसात वगैरह होती है तो असर कम हो जाता है, तो वो मानव के खाने लायक हो जाता है। हाँ जी सर, असल में आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात सदन तक नहीं पहुंच रही है नेटवर्क पेट में के ये कारण। कहीं किडनी डैमेज हो रही है, इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही है। एक बात, दूसरी बात यह है कि मेरा निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है सभी से कि कम से कम अपने और साथ में धन का भी सत्यानाश करना। बिल्कुल बाजार से सब्जी खाने के लिए आपको सुनकर ताज्जुब होगा, कार्बोफ्यूरान एक दवा आती है जो जहरीली कीटनाशक है। जी जी सर, मुख्य अतिथि जी से निवेदन है कि पुनः हम कल कल आपसे, जी सर आदरणीय, कल पुनः हम आपको सुनना चाहेंगे और कुछ अन्य किसानों के साथ आपको सुनना चाहेंगे कि कैसे हम अच्छे से ये तैयारी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका जो आपका कहना है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बात नेटवर्क की कमी के कारण हम नहीं सुन पा रहे हैं बहुत। तो ये पुनः आपसे निवेदन करेंगे कि पुनः आप कल इस मंच पे आए। जी कल संवाद करके दिनेश जी और आदरणीय गोविंद जी को कहीं जगह चेंज करके और कल बुलाएं, पुनः इनको जगह चेंज करके कल बुलाया जाए आदरणीय गोविंद जी को। और धरातल की जो चर्चा है वो, हाँ, इसके बाद अब आगे और कार्रवाई की जाए। मैं इनको ये म्यूट रहें। जी, और पुनः हम वापस पहुंचते हैं आदरणीय रंजना बहन के पास। रंजना बहन के पास पहुंचते हैं कि आज की चर्चा संपन्नता की ओर ले जाई जाए, और जैसे कि आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने कहा है कि हम ऐसी कृषि क्रियाओं को करें जिससे कि हमारी फसल सुरक्षा बनी रहे, हमारा स्वास्थ्य बना रहे। और फसल सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत बार हमारे आदरणीय सदस्यों ने बात रखी है, उन बातों को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। मैं पुनः पहुंचता हूं आदरणीय रंजना बहन के पास, जी, कि आज की चर्चा को संपन्न करने की दिशा में बढ़ाएं। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश भैया। चर्चा तो बहुत सुंदर चल रही है और हमारे आज के मुख्य अतिथि जी, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, मगर बहन कुछ कह रही थी, अपनी बात समाप्त करें। जी जी हाँ, अभी आप फिर से कल आने वाले हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी जी, क्या है, नेटवर्क की वजह से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिल रहा है, मगर आवाज बीच बीच में कट रही है, इसकी वजह से हम बराबर सुन नहीं पा रहे हैं। तो फिर से कल आप फिर से स्वागत है। जी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिएगा सर, अगर हम सुन पाए तो। जी 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 जी, बोलिए बोलिए। सुबह 4:30 बजे से ही मेरी दिनचर्या शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे पास गाय हैं, उनको खिलाना पिलाना, साफ सफाई करना, दूध निकालना। तो सुबह का समय बड़ी दिक्कत होती है हमें। कृषि कार्य की भी और तमाम इस समय मसूर और सरसों की बुआई का काम चल रहा है, तो खेती में भी व्यस्तता ज्यादा है इस समय। तो सुबह का समय बड़ी दिक्कत, लेकिन दिनेश जी का आग्रह था इतना ज्यादा, तो इसलिए हमने जो है सुबह का समय इनको डोनेट किया अपना, और आप लोगों से जुड़ा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और बहुत बढ़िया लगा। आप सबका बहुत बहुत आभार मुझे जोड़ने के लिए। धन्यवाद। जी 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 रंजना जी जी, दिनेश भैया कंटिन्यू करिए ना। जी बोलिए दिनेश भैया। हाँ,
मैं ये कह रहा था कि हमारे आदरणीय गोविंद सर अपने क्षेत्र में इकलौते ऐसे किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं और बहुत सफलता के साथ कर रहे हैं। साथ में उन्होंने मार्केटिंग के लिए भी व्यवस्था बना रखी है कि वो सरलता से उनका जो उत्पादन आगे बढ़े और बल्कि वो कम पड़ जाता है उनके पास। लेकिन ये चीज़ आगे कैसे बढ़े और कैसे अन्य किसान प्रेरित हो सकें, कैसे गोविंद सर जो काम कर रहे हैं वो हमारे आदरणीय सदस्य भी सुन सकें और उस दिशा में आगे बढ़ सकें, इन बातों को आने वाले टाइम में उन्हें हम पुनः सुनना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने जैसे बताया कि सुबह के समय थोड़ा समय की कमी है, लेकिन मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आदरणीय शरद वर्मा सर के पास वापस पहुंचता हूं। जी, उनका जी। हैंड रेज है। मैं भी वही कहती, शरद भैया को सुनना चाहते हैं। जी, आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य के लिए और सांसों को बढ़ाने के लिए जो सुबह योगाहार कार्यक्रम प्रस्तुत होता है, जो हर सांस को बढ़ाने के पीछे दौड़ता है, तो ये बहुत मुख्य कार्य है। और जो अपने मुख्य अतिथि है इतनी सारी चीजें बताई, लेकिन मैं अभी मंडी काफी दिन से जा रहा हूँ, सब्जी मंडी, और आपको बताऊं कि विगत में 30 साल से सब्जी मंडी जा रहा हूँ। तो मैंने एक चीज पाई है छोटी सी, मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ और इसमें मुख्य अतिथि का भी मार्गदर्शन चाहता हूँ। मैंने देखा कि जो सब्जियां 2 रुपए किलो या 1.5 रुपए किलो की होती हैं, वो लगभग जैविक के बराबर पहुंच जाती हैं, क्योंकि जो 2 रुपए की किलो की सब्जी है उसमें मुख्य अतिथि मेरा मानना है कि आदमी महंगी दवाएं जहर नहीं डाल सकता। अगर वो 1000, 2000, 5000 रुपए लीटर की दवाएं डालेगा तो वो 2 रुपए किलो सब्जी नहीं बेच सकता। तो मेरा सदन से कहना है कि आप सब्जियां जब खाएं तो 2 रुपए 3 रुपए किलो वाली खाएं, 100 रुपए 200 रुपए किलो वाली सब्जियां ना खाएं, कम खाएं और जानकार खाएं। अगर पारिवारिक आपका किसान है, जिस प्रकार डॉक्टर होता है ऐसे ही अगर आपका किसान है, जहाँ पे फसल उग रही है वो अगर आपने देखा हुआ है और आप 200 रुपए की फसल खा रहे हैं, तो वो उसकी सब्जियां आप अपने किचन में ले जा सकते हैं। लेकिन आप सब्जी लेते हैं तो आप जहां उत्पादित होती है वहां तक आपको जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जो आप खुद खा रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, आने वाली जनरेशन को दे रहे हैं, अपने ईश्वरी तुल्य माता पिता को खिला रहे हैं, वो सब्जी आप क्या खिला रहे हैं। इसके लिए आपको मेरी गुजारिश है कि आपको थोड़ा सा पेट्रोल मेरे लिए खर्च करें और जहां उत्पादित हो रही है वहां तक देखें कि जो चीज हम हमारे बच्चों को, हमारे पूर्वजों को, हम खुद को, हमारी घरवाली को, हमारे बच्चों को खिला रहे हैं, उसमें कितनी सत्यता है, कितनी जैविक है या नहीं है। अपन सिर्फ 200 रुपए लाने पे महत्व ना दें, जहाँ पैदा हो रही है वहां जरूर जावें। बस इतना ही कहना था जी। हो बहुत बढ़िया शरद भाई, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के जो कृषि विभाग के विभागाध्यक्ष थे, वो गए सब्जी खरीदने और उनके साथ में उनका एक सहकर्मी भी था। तो बैगन खरीद रहे थे, तो जिस बैगन में कीड़े लगे रहते थे वही बैगन वो इकट्ठा कर रहे थे, निकाल रहे थे। तो उनके सहकर्मी ने कहा कि सर ये कीड़े लगे हुए हैं सब्जियों में, इसको आप क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है, ये बता रहा है कि इस पर पेस्टिसाइड नहीं पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया सर। हाँ, जितना कीट ने खाया है उतना काट के निकाल दीजिए, बाकी की सब्जी अच्छी है। ठीक है। और एक बात, दूसरी बात ये कि मेरा हमेशा आग्रह रहता है लोगों से, जो जैविक अनाज खाना चाहते हैं, जैविक उत्पाद खाना चाहते हैं, वो थोड़ा समय निकालें। अपने आसपास के जो जैविक खेती कर रहे हैं किसान, उनके यहाँ जाएं, उनसे मिलें, उनका खेती करने का तरीका देखें, उनसे सारी बात की जानकारी लें और उनसे जो है अपना उत्पाद सीधे डायरेक्ट खरीदें। क्योंकि किसान से खरीदेंगे सीधे सीधे तो उनको सस्ता पड़ेगा बजाय बाजार से खरीदने के, और बाजार से खरीदेंगे तो बाजार का व्यापारी जो है किसान से ही माल लेता है, वो कहीं आसमान से नहीं पैदा करता है।
किसान से माल लेने के बाद वो उसमें मिलावटखोरी करना शुरू कर देता है अधिक लाभ कमाने के चक्कर में। ठीक है, तो किसान उपभोक्ता जो है पैसा भी अधिक खर्च करता है और उसको जेन्युइन उत्पाद भी नहीं मिल पाता है। तो मेरा हमेशा आग्रह यही रहा है अपने उपभोक्ताओं से कि आप आइए, पधारिए, देखिए हमारा तरीका, देखिए हमसे सारी जानकारियां लीजिए और कैसे क्या कर रहा हूँ वो सब देखिए। उसके बाद जब आप संतुष्ट हो जाइए तब हमारा उत्पाद लीजिए। ठीक, तो जी आप सर, बहुत बढ़िया। उपभोक्ताओं से भी मेरा आग्रह है कि थोड़ा समय निकाल करके अपने आसपास जो जैविक खेती कर रहे हैं किसान, उनके यहाँ जाएं, उनसे मिलें, उनको देखें और उसके बाद वहां से जो है उत्पाद आप खरीदें। क्योंकि जी इस मुखर्जी जी, बहुत अच्छा। हाँ, भौतिकता की दौड़ में लोगों के पास समय नहीं है, वो 100 रुपए की चीजें 500 रुपए में खरीदेंगे, जी जी किसान के पास नहीं जा पाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। इस पर लोगों को ध्यान देना होगा कि जेन्युइन उत्पाद लेने के लिए आपको किसान के द्वार तक जाना ही पड़ेगा। जी, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर। और मुझे लगता है कि जो आज का एक लाइन में अगर आपका संदेश इसी को मान दिया जाए कि किसान के खेत में अवश्य जाएं देखने के लिए वो कैसे करके उगा रहा है, तो इससे उपभोक्ता का विश्वास भी बढ़ेगा। जो विश्वास की बात आदरणीय सुबेश सर कह रहे थे, और दूसरी बात किसान का विश्वास बढ़ेगा कि हमारे उपभोक्ता हमारे पास आ रहे हैं तो और अच्छा अपने उपभोक्ताओं को खिलाएं। तो इस तरह से इस विश्वास की नींव के साथ हम अपनी प्रोडक्शन भी और अपनी मार्केटिंग भी अच्छी ढंग से स्थापित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आप दोनों का। डॉक्टर हमारे जी जी वापस जी, अभी हमारे मुख्य अतिथि को आवाज जा रही है, तो आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब अगर सवाल करें, वो जो आवाज नहीं आ रही थी तब, तो अभी एक बार कि हो ये सकता है। जी जब कार्यक्रम सुन समाप्ति नहीं की ओर पाया, जा क्या रहा बोल है, रही हैं आप? जी जी, जब कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है तब आवाज आ रही हमारे है मुख्य अतिथि अभी? का बहुत सुंदर जी 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 आदरणीय प्रश्न करिए जी। चूंकि आज का समय चूंकि समय अपनी ओर बढ़ रहा है और मुख्य अतिथि जी का नेटवर्क अब ठीक हो गया। इस नहीं, अभी जो संवाद चल रहा था, आदरणीय सैयद वर्मा जी ने कहा है और आदरणीय गोविंद जी ने कहा है कि उसके खेत पे, किसान के खेत पे जाएं और देखें, और सस्ती सब्जियां, जो कीट लगी हुई सब्जियां, वो उन्होंने बताया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं उसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ आदरणीय सदन को, कि जो किसान जैविक खेती कर रहा है उसके खेत पे जाया जाए, और जब गांव में कोई कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे शादी सालगिरह, या चाहे कोई एक 150 व्यक्ति या 25 10-20 व्यक्ति किसान भाई या गांव के लोग बैठते हैं, उस समय उस किसान की चर्चा की जाए, उसका सम्मान किया जाए कि यह भाई फलाने व्यक्ति जैविक खेती कर रहे हैं, इस समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर तो उसको कम से कम लाभ नहीं मिल रहा है जैविक खेती करने में, तो कम से कम सम्मान तो मिले उसको। और समाज में जब सम्मान मिलेगा तो उसका मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो वो लौट के नहीं आएगा फिर रासायनिक खेती की ओर। जैसे कभी कभी किसान टूट जाता है, उसको पारिवारिक विरोध होता है, सामाजिक विरोध होता है, तो वो लगता है कि चलिए ठीक है, हम केमिकल की खेती फिर से करने लगते हैं। वो जब उसका सम्मान होगा, उसकी चर्चाएं गांव में होंगी और अगल बगल पड़ोस में होगी, तो वो फिर लौट के नहीं आएगा कि नहीं, कोई क्या कहेगा भाई, हम जैविक कृषक हैं और हम रासायनिक खेती करने लगे हैं। तो इसका उसको सम्मान किया जाए, जहां भी जरूरत है उसका सम्मान जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे या देश स्तर पे तो किया ही जाता है, वो अलग बात है। लेकिन गांव में जब हम समाज में बैठते हैं तो उस किसान को ससम्मान बुलाया जाए और उसका सम्मान किया जाए। इसमें मैंने ये जुड़ा है। आज चूंकि समय हो गया है, मैं कल हमारे चीफ गेस्ट महोदय रहेंगे तो उनसे फिर सवाल करेंगे। और हमारा ये था कि रबी जो सीजन हो रहा है उसी की तैयारी के लिए हम संवाद करें लगातार, ताकि हमारे किसानों को प्रेरणा मिल सके। कोई सदन में नहीं बोल पाता है या नहीं पूछ पाता है तो एक सवाल से सबका जवाब मिल जाता है। हमें रबी की गेहूं, चना और सरसों आदि फसल बोने के लिए क्या तैयारी करना पड़ेगी, इस विषय पर चर्चा की जाए। मुन्नीलाल सर, आप अगर दिनेश सर जी एक मिनट का टाइम दे तो एक स्क्रीन में दिखाऊं क्या? कंचन जी का एक प्रस्तुति थी, अगर सदन की परमिशन हो तो। पहले एक सवाल का हाँ, जवाब हो दीजिए शरद भैया। ये गोविंद कल आदरणीय
हाँ पूछिए बहन, पूछिए पूछिए पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी, जी। आदरणीय भाई साहब ने आपको जो रबी सीज़न चल रहा है, उसके बारे में क्या तैयारी करनी है, इसके बारे में आप थोड़ा-सा मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, अभी रबी के सीजन में आज कल सबसे इनको जोड़ेंगे। एक प्रमुख फैक्टर है कि समय से बिजाई की जाए फसलों की। ये एक प्रमुख फैक्टर है। अब देखिए इस समय जो है ना, इस समय आलू, चना, मटर, पीली सरसों, मसूर, ये सब की बुआई करने का बिल्कुल एकदम परफेक्ट समय है। अब जैसे-जैसे हम इसमें लेट करते जाएँगे ना, वैसे-वैसे हम उत्पादन कम पाएँगे। इसके लिए समय का विशेष ध्यान रखना है। बाकी तैयारियाँ, अब चूँकि हम जैविक किसान हैं, तो हमें तो कुछ डालना नहीं है, तो हम तो यही घन जीवामृत जो बनाते हैं, वही छिटका के और उसके बाद जो है जुताई करके उसे बुआई कर देते हैं। सिंचाई के साथ में घन जीवामृत या जीवामृत जो भी है डाल के सिंचाई कर देते हैं। बाकी कुछ हमें डालना नहीं है और हमारी फसल तैयार हो जाती है। धान हमने लगाया हुआ है, अब ये समझिए आप कि लगाने के बाद हमने सिर्फ़ इसमें पानी दिया है, अभी तक कुछ नहीं डाला है। लेकिन एक-एक पेड़ में, एक-एक पौधे में किसी में 70, किसी में 80, किसी में 100-100 कल्ले आए हुए हैं और फसल एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत नहीं है, हमने सिर्फ़ इसमें ढैंचा सड़ाया था। ढैंचा हमारा खूब 6 फुट, साढ़े 6 फुट का हो गया था, उसके बाद हमने सड़ाया था और सरसों की खली और नीम की खली मिक्स करके हमने लगाने से पहले इसमें दिया था, उसी पे धान की रोपाई कर दी थी। बहुत बढ़िया धान की फसल है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक से थोड़ा भी कमज़ोर नहीं है। जी, ये जी, जी धन्यवाद आदरणीय गोविंद जी। कल हम आपको और सुनेंगे। और आदरणीय शरद वर्मा जी, जो हमारे बहुत ही उपलब्धि हमें योगहर परिवार को हुई है, आदरणीय कंचन वर्मा जी की जो प्रस्तुति दिल्ली में हुई थी और जो राष्ट्रीय चैनल पर, और हमने कल देखा, उनको सुना। मैं चाहूंगा कि योगहर कार्यक्रम में आप वो प्रस्तुति देने का कष्ट करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कल आदरणीय पवन सर ने भी बोला था लेकिन आप नहीं थे। कल उन्होंने आमंत्रित किया था कि आप बताने का कष्ट करें, तो आज आप आमंत्रित हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आ रही है सर? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, बाकी स्क्रीन को आपकी आवाज़ आ रही है और जो वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही। दिनेश सर, आवाज क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही है कि कंचन जी ने जो बोला ठीक है, ग्रुप में भेज दीजिएगा। और जी जी सर, नहीं, कंचन जी को ही प्रस्तुत किया जाए, कंचन जी बताएंगी तो अच्छा रहेगा। कई बार योगहर परिवार में उनकी डिमांड भी की गई है कि कंचन जी नहीं आई हैं कई दिनों से, तो एक दिन उनको बुला लिया जाए और उनको हम सब लोग बधाई दे दें, धन्यवाद दे दें, तो अच्छा लगेगा। जी सर। नहीं आ रही, आवाज नहीं आई ना सर? आवाज़ तो नहीं आ रही सर। नहीं आ रही है, वीडियो में भेज दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिएगा। जी ग्रुप में डाल देते हैं जी।
मैंने तो पवन सर की आदरणीय रंजना बहन से निवेदन है कि आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय कंचन जी को बधाई के साथ आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी का धन्यवाद और साथ में हमारी उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद करने की कृपा करें आदरणीय रंजना बहन। डाल दी है मैंने। और कल आप करनाल जा रहे हैं? जी, मुन्नीलाल सर जी वहां से के साथ। लहसुन वगैरह का मेनपाल जी से संबद्ध कर लेना। मेनपाल जी, मुन्नीलाल सर जी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आभार करवा दें रंजना जी। जी रंजना जी आभार कर दें। हाँ, मेनपाल जी उपस्थित हैं सदन में और संवाद कर लें शरद जी से। ठीक है जी नंबर है शरद जी आपके पास मेनपाल जी का? जी सर, ठीक है लगा लूंगा सर सदन के बाद। जी जी ठीक है रंजना जी। हाँ रंजना जी आभार करें। रंजना जी उपस्थित नहीं है हेलो सदन जी में हो उपस्थित। हाँ आभार ज्ञापित करें। 8:30 बज गए। आवाज आ रही है दिनेश भैया? जी जी आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। जी जी आ रहे हैं ना? चलिए ठीक ठीक। जी नीलकंठ साबड़े भैया हैंड राइज किया है जी। आप ओम प्रणाम, सभी सदन को प्रणाम। जैसे भी आज आदरणीय हमारे मुन्नीलाल भाई जी ने जी बताया है आप कि जी साबड़े भैया जी जी किसानों का सम्मान होना चाहिए, तो हमारे योगाहार के सदस्य आदरणीय सागर जी रावड़े जी वासिम महाराष्ट्र से, उनको 25 तारीख को जो सम्मान कृषि कृषि का रत्न पुरस्कार 16 उनको कृषि रत्न पुरस्कार मिला है। तो सदन की ओर से उनको हम अभिनंदन करते हैं उनका और बधाई देते हैं। ऐसे ही अपने योगाहार ग्रुप से जो जैविक खेती किसान करते हैं, मुन्नीलाल भाई जी ने अभी बताया है कि हम चर्चा करें, किसान जो जैविक खेती करते हैं वो किसान का बात करें और सम्मान बढ़ाए। तो हमारे आदरणीय श्री सागर रावड़े जी महाराष्ट्र से, तो पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटिल जयंती और किसान दिन निमित्त उनको महसूल मंत्री जो राधाकृष्ण विखे पाटिल जी के द्वारा शेतकरी सम्मान 16 जो किया था उसमें पुरस्कार मिल गया। तो इसके लिए मैं बताने का इस सदन में सभी को ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक बार सागर जी को बुला लेंगे तो उनका सब आभार कर देंगे और शुभकामनाएं दे देंगे। जी रंजना जी। कर जी चलिए सभी को उपस्थित हमारे सदन में सभी भाई बहनों को सादर हो। और आज उपस्थित युवा कार्यक्रम के हमारे जो तेजेंद्र जी बहन जी जिन्होंने योग कराया और आदरणीय जूली बहन जी ने जोड़ा, उन सबको उनको बहुत बहुत आभार। आदरणीय आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय गोविंद जी जिन्होंने अपनी शुरू से लेकर कैसे उन्होंने जैविक खेती की शुरुआत की और इस विषय पर अपनी स्पष्टता, परेशानियां और समाधान और समस्याएं बताई और आगे भी हम उनको सुनेंगे। उनका बहुत बहुत आभार, उनका कीमती समय निकाल करके वो इस कार्यक्रम में जुड़े।
क्योंकि उनको गाय की और खेती की काम करना पड़ता है। आदरणीय रंजना बहन जी जो लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ी रहती हैं और इसमें सहयोग कर रही हैं, सहभागी बन रही हैं, उनके आभार। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, हमारे वैद्य साहब जो लगातार हम सबकी चिंता करते हैं, उनका आभार। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी जो किसानों को मार्गदर्शन देते हैं, उनका आभार। आदरणीय बनेश सिंह जी जो किसानों के लिए संघर्षरत हैं, उनका आभार। आदरणीय दिनेश सिंह सेमवाल जी जो लगातार इस सेवा कार्यक्रम में लीड के रूप में काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी जो हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं, उनका बहुत बहुत आभार। आदरणीय रोशन लाल जी रावत साहब जो हमारे वैज्ञानिक हैं और लगातार किसानों के हित में इस सेवा कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन देते हैं, उनका बहुत बहुत आभार। आदरणीय गोविंद सिंह जी आज के चीफ गेस्ट महोदय का आभार। आदरणीय बहन कल्पना कोटले जी आपका बहुत बहुत आभार, आप जो लगातार किसानों के लिए गौ रक्षा के लिए संघर्षरत हैं। आदरणीय कृष्ण कुमार जी आप जो है योग और प्राकृतिक जैविक खेती के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय मैनपाल जी बहुत उत्कृष्ट किसान हैं और किसानों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय नीलकंठ सावले जी आप जो है युगहर का परिवार के लिए और जैविक खेती के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय ओमकार नाथ जी आप किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्रुप बना करके और आप प्रेरणा भी दे रहे हैं, जैविक खेती खुद स्वयं कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय प्रमला जी बहन जी आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय प्रणाली मराठी जी आप बहुत ही उचित काम कर रही हैं और लगातार प्रेरणा देती हैं, बच्चों में स्कूल में भी अपनी जैविक खेती की चर्चा करती हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय पुण्यकाम सामर्थ्य जी आपका बहुत बहुत आभार, आप लगातार इस युगहर कार्यक्रम में शुरू से जुड़े हैं और सहभागी और सहयोग करते हैं और हमेशा चिंता करते हैं किसानों की, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय राजेश्वरी कुशवाहा बहन जी आप जो है लगातार स्वयं खेती करती हैं, आपका जैसे कंचन बहन जी से आपने प्रेरणा ली और कंचन जी और आदरणीय राजश्री जी दो हमारी ऐसी बहनें हैं कि जो अपने स्वयं खेती करती हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय रविशंकर मेहरा जी हमेशा किसानों के लिए तत्पर रहते हैं, किसानों को जोड़ने के लिए, योजनाएं बताने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय रूप सिंह जी स्वयं जो है जैविक खेती करके और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय तुलाराम पटेल जी आप स्वयं खेती करते हैं और किसानों को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी आप जो है स्वयं जैविक खेती कर रहे हैं और किसानों को प्रेरणा देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय वैशाली विनायक बहन जी आपका बहुत बहुत आभार, आप योग के साथ साथ जैविक खेती की भी चर्चा करती हैं, योगा कार्यक्रम में रोज जुड़ती हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय हमारे योगाहार टीम जो लगातार रोज इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करती है, आपका बहुत बहुत आभार। और जो रिमूव हो गए हैं चूंकि समय बहुत हो गया है, उन सबका मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और जो है इसी प्रकार से इस कार्यक्रम में जुड़े रहें और अन्य किसानों को भी जोड़ें ताकि हम सब किसान भाई अपने परिवार को रासायनिक जहर से बचा सके और प्राकृतिक जैविक खेती और सात्विक भोजन का आनंद ले सकें, स्वस्थ रह सकें, ऋषियों की परंपरा पुनः स्थापित इस देश में कर सकें। इस प्रेरणा के साथ सबको प्रणाम। ओम जी आपका भी बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद, प्रणाम, ओम। धन्यवाद सर, सभी को सादर प्रणाम। ओम, सभी को ओम प्रणाम।